हम जनरल करने के नियम पढ़ रहे हैं। जनरल होता है रोजनामचा, उसके नियम पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ी है पारंपरिक विधि। इसमें हम खातों को 3 भागों में बांटते हैं, व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते एवं अवास्तविक खाते। आज हम सेकंड विधि पढ़ते हैं, वो है समीकरण विधि। वो है समीकरण विधि। लेखा समीकरण किससे कहते हैं? लेखा समीकरण होता है मतलब संपत्ति बराबर देयताएं प्लस पूंजी। इंग्लिश में बोलते हैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमारा लेखा समीकरण है, इसको बोलते हैं अपन लेखा समीकरण। संपत्ति बराबर देयताएं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, देयताएं प्लस पूंजी, ये हमारा लेखा समीकरण है। अब अगर हम इस विधि से सवाल नहीं करके इस विधि से हल करते हैं तो हम किस तरह से डेबिट क्रिएट करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, इसको देखते हैं, समझते हैं। इसमें आइटम है संपत्ति। संपत्ति में वो सब चीजें आती हैं जो भौतिक रूप से हमको दिखती हैं, जो व्यापार में सहायक होती है, एक साधन का काम करती है। जैसे संपत्ति में आती है अपनी भवन आता है, मशीनरी आती है, फर्नीचर आता है, कैश इन हैंड आता है, कैश एट बैंक आता है, स्टॉक आता है। जो हमारे पास में है संपत्ति है, या हमारे पास जो कुछ है वो हमारे लिए संपत्ति है, वो संपत्ति आती है। अब संपत्ति के बारे में अगर अपन एंट्री कर रहे हैं तो पहले देखेंगे कि संपत्ति में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। अगर संपत्ति में वृद्धि हो रही है तो डेबिट होगा, संपत्ति में कमी होगी तो क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा। ऐसे ही दायित्व, दायित्व मतलब देयताएं। हमको किसी को भुगतान करना है, वो हमारी देयताएं हैं। देयताएं कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो होता है ऋण, एक होता है किसी उधार माल परचेज किया वो तो वो होते हैं हमारी देयताएं। जिसको हमको किसी को भुगतान करना है वो हमारी देयताएं, हमारी लायबिलिटी है। अगर देयता में वृद्धि होती है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर कमी होती है तो उसको हम करेंगे, डेबिट करेंगे। अब आती है पूंजी। पूंजी वो होती है जो व्यापारी अपने व्यापार को चलाने के लिए जो पैसा लगाता है उसको हम पूंजी बोलते हैं, रकम लगाता है उसको पूंजी बोलते हैं। पूंजी में अगर वृद्धि होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, पूंजी में अगर कमी होती है उसको हम डेबिट करते हैं। खर्च, खर्च में अगर वृद्धि हो रही है तो डेबिट करते हैं, कमी हो रही है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। आय में अगर वृद्धि होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और साथ में अगर उसमें कमी होती है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो ये हमारी एक टेबल बन चुकी। अब हम एक एक को देखेंगे कि किस किस तरह से उसमें होती है। एक एक एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करेंगे किस तरह से हमारी ये वृद्धि और डेबिट और क्रेडिट के हमारे नियम लागू ये होता है। इससे पहले देखते हैं अपन संपत्ति। संपत्ति में हमने देखा कि संपत्ति में फर्नीचर, बिल्डिंग, फर्नीचर, भवन, अपना स्टॉक, रोकड़ शेष, बैंक का शेष, ये सब हमारे संपत्ति पक्ष में आते हैं, संपत्ति में आते हैं। अगर संपत्ति में वृद्धि होती है तो किस तरह से इसको डेबिट करेंगे, किस तरह से हम लोग क्रेडिट करेंगे। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, फर्नीचर रुपए 10,000 का कैलाश एंड सन्स से उधार फर्नीचर क्रय किया। ये हमारा सौदा है, हमने फर्नीचर क्रय किया है और उधार में परचेज किया है, उधार में हमने खरीदा है। अब ये सौदा है, अब इसमें हम देखते हैं कि किसको हम डेबिट करेंगे, किसको हम क्रेडिट करेंगे। सबसे पहले हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, जब फर्नीचर आवास में और आएगा तो हमारी संपत्ति में क्या होगी, वृद्धि होगी। जो संपत्ति में वृद्धि होगी तो हमारा नियम क्या कहता है, संपत्ति में वृद्धि, इट मींस उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो फर्नीचर हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। दूसरी बात कि हम किसी उधार माल ले रहे हैं, इससे हमारी देयताएं बढ़ रही है, हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब हमारी देयताएं बढ़ेंगी हमारा दायित्व बढ़ेगा, तो दायित्व अगर बढ़ता है हमारा तो उसको क्या करते हैं, हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो हमारी जो इस टेबल के हिसाब से जो हमारी एंट्री बनेगी वो बनेगी अपनी फर्नीचर अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैलाश एंड सन्स। ये हमारा एंट्री बन चुकी। डेबिट किसको किया हमने, फर्नीचर किया, कैलाश सन्स को क्या किया, क्रेडिट किया, क्योंकि ये हमारा एक दायित्व बन गया, इसको हमको पे करना है, हमारा दायित्व बन गया, हमारी लायबिलिटी बन गई। इसलिए फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैलाश एंड सन्स, ये हमने इसकी एंट्री कर दी।
इस नियम के तहत हमने इसमें टेबल में दिया उसके हिसाब से हमने ये प्रविष्टि की है। तो ये हमारा प्रविष्टि इसमें हुई है। इस तरह से हम एक एक सौदे को देखते हैं और तुम समझते हैं किस तरह से डेबिट और क्रेडिट हम लोग उसमें करते हैं। दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं अपन। श्री गोविंद एंटरप्राइजेज को पुरानी बकाया पेटे 5,000 रुपए का भुगतान किया। ये हमारा सौदा हुआ, हमने भुगतान किया है 5,000 रुपए का भुगतान हमने किया है। वो किसके पेटे किया है? पुरानी बकाया पेटे। मतलब इसका मतलब हुआ कि गोविंद एंटरप्राइजेज हमारा एक दायित्व था, उसको हमको पे करना था, उसको हमारी लायबिलिटी थी, वो हमारी देयता थी। उस देयता को हमने चुकाया है, मतलब उसको हमने रोकड़ी भुगतान किया है। तो अपना नियम कहता है कि देयता को अगर हमारी क्या होती है, कमी आती है, उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब क्योंकि हम जब भुगतान करेंगे तो हम राशि भुगतान करेंगे, हमारे पास से कैश जाएगा। तो जो कैश हमारा जब जा रहा है, कैश हमारी संपत्ति है, और संपत्ति हमारी कमी आती है, तो वो क्या होती है? हमारे लिए क्रेडिट होती है। तो हमारी एंट्री बनेगी गोविंद एंटरप्राइजेज अकाउंट डीआर, गोविंद एंटरप्राइजेज अकाउंट डीआर टू कैश। अकाउंट को हम शॉर्ट रूप में A/C कहते हैं। अकाउंट्स को हम शॉर्ट रूप में A/C कहते हैं। ऐसे डेबिट को हम शॉर्ट रूप में कहते हैं DR। ऐसे जो क्रेडिट होता है उसको हम कहते हैं CR। CR मतलब क्रेडिट, छोटे रूप में उसको बोलते हैं C और R। तो ये हमारे लिए क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो हमने किया गोविंद एंटरप्राइजेज अकाउंट डीआर टू कैश। तो फिर से हमारा क्या होगा? डेबिट होगा। दूसरी बात कि हम किसी उधार माल ले रहे हैं, इससे हमारी देयताएं बढ़ रही है, हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब हमारी देयताएं बढ़ेंगी, हमारा दायित्व बढ़ेगा। तो दायित्व अगर बढ़ता है हमारा, तो उसको क्या करते हैं? हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो हमारी जो इस टेबल के हिसाब से जो हमारी एंट्री बनेगी, वो बनेगी अपनी फर्नीचर अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैलाश एंड सन्स ये हमारा एंट्री बन चुकी। डेबिट किसको किया? हमने फर्नीचर किया, कैलाश सन्स को क्या किया? क्रेडिट किया। क्योंकि ये हमारा एक दायित्व बन गया, इसको हमको पे करना है, हमारा दायित्व बन गया, हमारी लायबिलिटी बन गई। इसलिए फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैलाश एंड सन्स, ये हमने इसकी एंट्री कर दी। इस नियम के तहत हमने इसमें टेबल में दिया उसके हिसाब से हमने ये प्रविष्टि की है। तो ये हमारा प्रविष्टि इसमें हुई है। इस तरह से हम एक एक सौदे को देखते हैं और तुम समझते हैं किस तरह से डेबिट और क्रेडिट हम लोग उसमें करते हैं। दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं अपन। श्री गोविंद एंटरप्राइजेज को पुरानी बकाया पेटे 5,000 रुपए का भुगतान किया। ये हमारा सौदा हुआ, हमने भुगतान किया है 5,000 रुपए का भुगतान हमने किया है। वो किसके पेटे किया है? पुरानी बकाया पेटे। मतलब इसका मतलब हुआ कि गोविंद एंटरप्राइजेज हमारा एक दायित्व था, उसको हमको पे करना था, उसको हमारी लायबिलिटी थी, वो हमारी देयता थी। उस देयता को हमने चुकाया है, मतलब उसको हमने रोकड़ी भुगतान किया है। तो अपना नियम कहता है कि देयता को अगर हमारी क्या होती है? कमी आती है, उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब क्योंकि हम जब भुगतान करेंगे तो हम राशि भुगतान करेंगे, हमारे पास से कैश जाएगा। तो जो कैश हमारा जब जा रहा है, कैश हमारी संपत्ति है, और संपत्ति हमारी कमी आती है, तो वो क्या होती है? हमारे लिए क्रेडिट होती है। तो हमारी एंट्री बनेगी गोविंद एंटरप्राइजेज अकाउंट डीआर, गोविंद एंटरप्राइजेज अकाउंट डीआर
DR2 कैश। अकाउंट को हम शॉर्ट रूप में A/C कहते हैं। अकाउंट्स को हम शॉर्ट रूप में A/C कहते हैं। ऐसे डेबिट को हम शॉर्ट रूप में कहते हैं DR। ऐसे जो क्रेडिट होता है उसको हम कहते हैं CR। CR मतलब क्रेडिट, छोटे रूप में उसको बोलते हैं C और R। तो ये हमारे लिए क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हमने किया प्रोविजन एंटरप्राइज अकाउंट DR2 कैश। इसमें ये वाला नियम लागू हुआ, पहला नियम लागू हुआ कि हमारे देयताएं क्या हो रही है, इसमें हमारे जो दायित्व है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए इसको हमने क्या किया, डेबिट किया। दूसरा, हमारे पास से कैश जा रहा है तो हमारी संपत्ति में क्या हो रही है, कमी आ रही है, इसलिए हमने कैश को क्या किया, क्रेडिट किया। अब दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं कि क्या हमारा ये सारा समीकरण से अपन जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अब देखते हैं, व्यापार के स्वामी ने 20,000 रुपए की पूंजी और लगाई। जब व्यापार में पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है तो व्यापारी अपने निजी स्रोतों से पैसा इकट्ठा करके व्यापार में और लगाता है, व्यापार में इन्वेस्ट करता है। तो इसको बोलते हैं हम पूंजी बढ़ाना या पूंजी लगाना। अब जब पूंजी और लगा दी तो हमारी पूंजी में क्या होगी, वृद्धि हुई। पूंजी हमारी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो पूंजी अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अगर पूंजी में हमारी वृद्धि होगी तो पूंजी अकाउंट क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा। अब डेबिट क्या होगा, जब पैसा और अपने पास में आएगा तो हमारी संपत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट। रकम आएगी 20,000 रुपए। देखो समीकरण में हमारा क्या कहता है कि संपत्ति इक्वल टू पूंजी। अगर हमारी संपत्ति बढ़ेगी तो हमारी पूंजी बढ़ेगी या हमारी देयताएं बढ़ेगी, दोनों से कोई एक चीज बढ़ेगी, या देयताएं बढ़ेगी या हमारी पूंजी बढ़ेगी, तो हमारी संपत्ति बढ़ेगी। संपत्ति कम होगी तो हमारी पूंजी भी क्या होगी, कम होगी, और देयताएं हमारी क्या होगी, कम होगी। तो हमारी ये एंट्री होगी कैश अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट। इसमें दो नियम लागू हुए, एक हमारी संपत्ति क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसलिए इसको हमने क्या किया, क्रेडिट किया। संपत्ति मतलब हमारा कैश। दूसरा, हमारी कैपिटल में क्या हो रहा है, कैपिटल हमारी बढ़ रही है, तो कैपिटल वृद्धि होती है तो क्या करते हैं, इसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए इसको हमने क्रेडिट किया है। तो हमारी एंट्री बनी है कैश अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट। इस तरह से ये जो हमारी टेबल है इसके हिसाब से हम डेबिट और क्रेडिट क्या होगा इसका हम निर्धारण करते हैं कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। अब देखते हैं अपन 20,000 रुपए का एक भवन रोकड़ में क्रय किया। यह हम देख रहे हैं कि एक संपत्ति हमारी कम हो रही है, एक संपत्ति हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। हमारे पास में भवन अपना में एक संपत्ति है, भवन हमारा क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो हमारा ये नियम लागू है, एक संपत्ति हमारी वृद्धि हो रही है, दूसरी संपत्ति हमारी क्या हो रही है, कमी हो रही है। हमारे पास भवन बढ़ रहा है और रोकड़ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस एंट्री में, इस प्रोस्ट्रीम में जो एंट्री हमारी होगी ये होगी बिल्डिंग अकाउंट DR2 कैश। हमारी एक संपत्ति कम हो रही है और एक संपत्ति बढ़ रही है, तो जो बढ़ रही है उसको डेबिट करेंगे, जो कम हो रही है उसको क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे। इस तरह से हमने संपत्ति को डेबिट कर देखा। अब अपन देखते हैं खर्चे में हमारा क्या होता है। हम जो खर्चा करते हैं कोई का, तो हमारे पास में क्या होता है, रुपए 5,000 का वेतन भुगतान किया। वेतन हमारे लिए खर्चा है। जब वेतन का भुगतान करते हैं तो एक खर्चे में वृद्धि होती है हमारी। तो अब हम देखते हैं कि खर्चे में वृद्धि होती है तो उसको क्या करते हैं, हम लोग डेबिट करते हैं। और साथ में हमने वेतन भुगतान किया, मतलब रोकड़ हमारे पास से गया, तो रोकड़ गया तो हमारी संपत्ति में क्या आ गई, कमी आ गई। तो यहाँ दो नियम लागू हुआ, एक हुआ खर्चे का वृद्धि मतलब डेबिट, एक हुआ
संपत्ति में कमी, इट मीन्स क्रेडिट। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी सैलरी अकाउंट DR, सैलरी अकाउंट DR टू कैश। इस तरह से हमारी ये अगर खर्चों में कोई वृद्धि होती है तो हमारी एंट्री बनती है, खर्चे को डेबिट करेंगे और जो संपत्ति हमारी कम हो उसको क्या करेंगे हम लोग क्रेडिट करेंगे, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। अब देखते हैं आय का बारे में। इकतीस दिसंबर 2007 को बैंक ने हमारे बचत खाते में 450 रुपए का ब्याज डाला या क्रेडिट किया। एक ही बात होती है, क्रेडिट किया। इस सौदे का मतलब हुआ कि बैंक ने हमें ब्याज दिया है, बैंक ने हमें ब्याज दिया है, बैंक से हमें ब्याज मिला है। जब ब्याज मिलता है तो हमारे लिए इनकम होती है, हमारे लिए आय होती है। तो हमारी आय में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जो हमारी आय में वृद्धि होती है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। हमारा ये नियम कहता है कि आय में अगर वृद्धि होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो ब्याज मिलने से हमारी आय में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो हम इसकी एंट्री करेंगे इंटरेस्ट, हम इसकी एंट्री करेंगे क्योंकि पैसा हमारे पास में बैंक में आया है, ब्याज हमारे को बैंक में मिला है, तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हुआ, बढ़ा है। और बैंक बैलेंस हमारे लिए एक संपत्ति है, तो संपत्ति बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि नियम कह रहा है संपत्ति बढ़ती है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक हमारे लिए संपत्ति है, उसमें वृद्धि हुई है, इसलिए इसको हमने डेबिट किया है। साथ ही इंटरेस्ट ब्याज जो हमारे लिए आय है, और आय में हमारी क्या हुई, वृद्धि हुई है, इसलिए आय को हमने क्या किया, क्रेडिट किया है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आय में वृद्धि होती है तो उसे करते हैं हम लोग क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया है। तो ये हमारी एंट्री, इस तरह से भी हम एंट्री कर सकते हैं, चाहे हम एंट्री इस विधि से करें और चाहे हम एंट्री इस विधि से करें। एंट्री हमारी सेम होगी, एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा। हमको जो सुविधाजनक लगे उस तरीके से हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। चाहे हम इस टेबल से बना करके पूरे देखते हुए एंट्री करें कि हमारे लिए संपत्ति में वृद्धि हुई है, खर्चे में वृद्धि हुई है, आय में वृद्धि हुई है, या हमारे लिए पूंजी में वृद्धि या कमी हुई है, उसको देखते हुए हम लोग एंट्री करें तो हमारे लिए एंट्री सही एंट्री होगी हमारी। जब हम एंट्री सही कर पाएंगे, रिपोर्ट सही कर पाएंगे ट्रांजेक्शन को, तो बाकी के भी अपना आगे के अकाउंट्स में हमारा सही बनेगा और हम सही तरह से सही ढंग से काम कर पाएंगे। तो आज हमने देखा कि किस तरह से हम जनरल एंट्री करते हैं और किस तरह से हम उसकी जनरल को डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमारा डेबिट होगा, कौन सा हमारा क्रेडिट होगा। हम खाताबही बनाना सीख चुके हैं, खाताबही कैसे बनती है, खाताबही की क्या प्रारूप होता है, किस तरह से उसमें हम जनरल से एंट्री करते हैं, ये हम सीख चुके हैं। अब हम आगे की बात पढ़ते हैं कि जब कभी कोई बड़ी कंपनी होती है जिसमें बहुत से सौदे होते हैं, सौदों की तादाद ज्यादा होती है और काम अधिक होता है, तो एक व्यक्ति उसमें सारे कुछ कर पाना उसके लिए मुश्किल होता है कि वो सभी जनरल एंट्री भी करे, सबकी खाता खतौनी भी कर ले और सबका बैलेंस भी निकाल ले, क्योंकि खातों का हमेशा अपडेट रखना पड़ता है। जब हमको कोई भुगतान करना होता है तो हम जो भुगतान करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमको कितना भुगतान किस फर्म को करना है, किस पार्टी को कितना भुगतान करना है। ऐसे ही हमको किससे भुगतान आना है तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना रुपया कहां से आना है, क्योंकि जब पार्टी पेमेंट करना आती है, पेमेंट की बात करती है तो उनसे पूछते साहब कितने पैसे आपको देने हैं। तो अगर हमारे अकाउंट्स कंप्लीट नहीं होंगे तो हम पता होने स्थिति में नहीं होंगे कि हमको कितने पैसे उस फर्म से लेना है। अगर फर्म को चेक काट के दे रही है या फर्म हमारे खाते में सीधे जमा करा रही है और हमसे पूछती है कितने पैसे जमा कराऊं, आपके कितने बकाया पैसे निकल रहे हैं, अगर हमारे अकाउंट्स कंप्लीट होंगे तो हम बता पाएंगे कि हमारे इतने पैसे बकाया निकल रहे हैं। अगर अकाउंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, हमारे लेखन काम कंप्लीट नहीं होगा तो हम उसको बता पाने स्थिति में नहीं होंगे, हम प्रॉपर हमारा अकाउंट प्रॉपर हो नहीं पाएगा। हमारे लिए अकाउंट्स जो है वो पूर्णतः यूजफुल नहीं रहेंगे, पूर्णतः हमारे लिए उपयोगी नहीं रहेंगे। इसलिए हमें अपना लेखांकन का कार्य डे टू डे कंप्लीट करते रहना चाहिए, जिसमें हम जनरल एंट्री करना और साथ में उसकी लेजर पोस्टिंग करना और उसका बैलेंस निकालना, उसका शेष निकालना, ये 3 काम हमें रोज अपने अपडेट रखने चाहिए।
ताकि कभी भी कोई सूचना मांगी जाए हमसे लेखन के बारे में तो हम उसको बता सकें, हमारी क्या स्थिति है, हमारी क्या पोजीशन है पता लग सके, हमारे कितने का माल है, कोई भी बात अपन से पूछ जाए तो हम उसका सही जवाब दे सकें। आज पूछे कि आपको कितना रोकड़ बैलेंस है तो हम सीधा कैश अकाउंट देकर बता सकें हमारे इतनी कैश इन हैंड है आज तारीख में। ये आपसे पूछे हमारे कितने का स्टॉक है तो हम अपने माल खाता बता करके हमारे जो गुड्स अकाउंट है उसको देख के बता सकें हमारे पास कितने रुपए का माल आज अपने स्टॉक में जमा है, कितना हमारा स्टॉक है। इन बातों के लिए हम अपने खातों को अपडेट रखते हैं। अब देखते हैं कि बड़ी संस्था अगर हो जाती है तो जनरल करना उसके लिए अगर असंभव होता है या जनरल करना उसके लिए मुश्किल होता है तो किस तरह से जनरल का उपविभाजन करते हैं। जैसे हम काम को बांट देते हैं, जैसे हम करते हैं कोई बहुत बड़ा काम हम लोग घर पे करते हैं, इसमें शादी करते हैं, कोई विवाह करते हैं, कोई बड़ा काम करते हैं, तो हम जो बड़े हुए काम को आपस में बांट देते हैं। कुछ काम हम करते हैं, कुछ काम हमारे बच्चे करते हैं, कुछ काम हमारे भाई के लोग करते हैं, कुछ काम दूसरे दोस्तों को संभालते हैं। तो जब काम ज्यादा होता है तो हम अपने काम को आपस में बांट देते हैं ताकि काम सही ढंग से हो और काम समय पूरा हो जाए। इस तरह से हम काम को बांट करके संपन्न करते हैं। इसी तरह से लिखन में काम को ज्यादा हो जाता है तो उस काम को बांट देते हैं, इसको बोलते हैं हम काम जनरल का उपविभाजन करना। जनरल का उपविभाजन करना मतलब जनरल के काम को क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो जनरल काम बढ़ जाता है तो जिसकी पास जो जनरल होती है उसके अकॉर्डिंग उसके पास खाते बही हो जाती है और खाते को खोलता है। तो जनरल का काम भी जब बढ़ जाता है तो हमारे खाते हुए काम भी क्या होता है, बढ़ जाता है। वो व्यक्ति वही काम करता है जो जनरल में वो एंट्री कर रहा है। ऐसे हमारे वाउचर भी क्या होता है, बढ़ जाते हैं। जो कैश का काम करेगा उसको कैश के वाउचर देते हैं। इस तरह से हमारा काम बढ़ जाता है। तो बांटने की स्थिति को हम बोलते हैं जनरल का उपविभाजन करना। अगर जनरल का उपविभाजन करते कौन कौन सी अपनी बुक्स खुलती है, कौन कौन सी हमारे पास में होती है, तो उनको अपन देखते हैं। उन बुक्स को अपन देखते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं, समझते हैं कैसे होता है इसको, ये अपन देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं जनरल का उपविभाजन। जनरल का उपविभाजन उपविभाजन तो जनरल उपविभाजन करते तो हम कई तरह की बुक्स खोलते हैं। जैसे इसमें पहला होता है रोकड़ बही। रोकड़ बही दूसरी होती है हमारी क्रय बही। रोकड़ को बोलते हैं अपन कैश बुक। दूसरी होती है हमारी परचेज बुक। तीसरी होती है हमारी विक्रय बही। बोलते हैं सेल्स बुक। नंबर 4 होती है हमारे क्रय वापसी बही। इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न बुक्स, परचेजेज रिटर्न्स बुक। और ये आती है विक्रय वापसी बही। विक्रय वापसी बही इसको बोलते हैं अपन सेल्स रिटर्न बुक्स। सेल्स रिटर्न बुक्स। उसकी नेक्स्ट आती है फिर अपनी देय विपत्र। देय विपत्र बही। एक आती है प्राप्य विपत्र बही। प्राप्य विपत्र बही इसको बोलते हैं बीपी बुक, बिल्स पेबल बुक। बिल्स पेबल बुक इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक
फिर अगली आती है अपने पास में बैंक बुक। इसको बोलते हैं बैंक बुक। नेक्स्ट आती है हमारे पास में, नेक्स्ट बोलते हैं इसको अपन खुदरा रोकड़ बही। खुदरा रोकड़ बही, इसको हम बोल सकते हैं पेटी कैश बुक। लास्ट होती है अपनी प्रॉपर जर्नल, या उसको बोलते हैं मूल जर्नल या प्रॉपर जर्नल या जर्नल खाली। इस तरह से हमने ये हमारी जो जर्नल का काम है, एक व्यक्ति लेकर के हमने 10 आदमियों में काम बांट दिया, 10 लोगों में हमने ये काम बांट दिया। तो पहले होती है हमारी कैश बुक। इस कैश बुक में हम भाई रोकड़ लेन देन का लेखांकन करते हैं। पैसा आया तो लेखांकन करेंगे, पैसा गया तो लेखांकन करेंगे। भाई रोकड़ में पैसा आएगा तो उसके हम लेखांकन इसमें रोकड़ बही में करेंगे। दूसरा हमारा क्रय बही। क्रय बही में केवल उन लेखों का शोधन करेंगे जो हमने उधार में माल परचेज किया है। उधार में हमने माल परचेज किया है, माल से मतलब जो ऐसी वस्तुएं जो हम दोबारा बेचने के लिए क्रय करते हैं उसको माल कहते हैं। तो जो हमने उधार में माल परचेज किया है, जिसमें व्यापार करते हैं वो माल हम परचेज करते हैं, तो उधार में माल परचेज किया है तो उसकी सारी रजिस्ट्री इसमें होगी हमारी वापसी बही में। तीसरा हो गया विक्रय बही, जो हम उधार में माल बेचते हैं। कौन से माल? उधार में माल बेचते हैं, उसकी एंट्री हम विक्रय बही में करेंगे। अगर हम रोकड़ में माल बेचते हैं तो हमारी रोकड़ बही में एंट्री हो जाएगी, इसकी सेल्स बुक में एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हमको उसमें बदले में हमको कैश मिल रहा है। तो जब कैश रोल होगा वहां तो बनेगी हमारी कैश बुक। जब हमारा कैश रोल जो उधार में माल बेचेंगे तो हमारी बनेगी विक्रय बही, या उसको बोलते हैं सेल्स बुक। फिर आती क्रय वापसी बही। अगर हमने खरीदा हुआ माल वापस सप्लायर को वापस बेचते हैं, हमने कोई माल खरीदा और हमको माल वो जमा नहीं या माल की क्वालिटी खराब है, उसको वापस बेचते हैं, तो उसके लिए जो उसको दर्ज करने के लिए बनाते हैं क्रय वापसी बही। देखो क्रय वापसी बही उसको बोलते हैं सेल्स एंड बुक्स। अगर किसी हमारे ग्राहक ने किसी वस्तु को वापस किया है या कोई आइटम को वापस किया है, मतलब बेचा हुआ माल हमें वापस प्राप्त हुआ है, तो उसकी जो हम रजिस्ट्री करेंगे वो करेंगे हम विक्रय वापसी बही में। अगली होती है हमारी देय पत्र बही, जो बिल का भुगतान हमें करना है या जिसके लिए हमने बिल लिखा है, बिल को स्वीकार किया है, उन बिलों के बारे में हम जो एंट्री करेंगे वो हमारी होती है देय पत्र बही। अगले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि देय पत्र क्या होते हैं, किसे लिखते हैं, उसकी क्या एंट्री होती है। और यहां तक समझना आवश्यक है अपने लिए कि जो बिल्स पेबल होंगे उसको हम इसमें दर्ज करेंगे, और जो बिल रिसीवेबल होंगे या प्रत्येक बिल पत्र बही होगी इसको हम इसमें अगले वाले बही में दर्ज करेंगे। अब आती है बैंक बुक। कई संस्थाएं कैश बुक और बैंक बुक एक साथ में मेंटेन करती हैं, मतलब एक कैश बुक में ही एक कॉलम बैंक का होता है और एक कॉलम कैश का होता है, और दोनों उसी में एंट्री हम लोग कर लेते हैं। उसको बोलते हैं अपन 2 कॉलम कैश बुक। इसमें एक बैंक कॉलम होता है, एक हमारा कैश कॉलम होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसी संस्थाएं होती है जहां बैंक के ट्रांजेक्शन भी काफी लोग संख्या में होते हैं और कैश ट्रांजेक्शन का भी संख्या में होते हैं, तो वो लोग फिर 2 बही बनाते हैं। एक बनती है कैश बुक, एक बनती है उनकी बैंक बुक। मतलब बैंक से में जो भी लेन देन करते हैं उसको हम बैंक बही में दर्ज करेंगे, और कैश लेन देन जो भी करेंगे उसको हम कैश बुक में दर्ज करेंगे। अगर आती है पेटी कैश बुक, उसको बोलते हैं खुदरा रोकड़ बही। खुदरा रोकड़ बही एक छोटी रोकड़ बही होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि एक व्यवसाय में छोटे खर्चे काफी करने पड़ते हैं, जैसे कोई ठेलीवाड़ा आ गया, ठेलीवाड़ा का भुगतान किया, अभी कोई 2 ग्राहक आ गए, उसके लिए हमने कुछ नाश्ता मंगाया, कुछ चाय मंगाई, कभी कुछ खर्चा किया, कुछ खर्चा किया। छोटे खर्चे काफी मात्रा में होते हैं। अब छोटे खर्चों के लिए हम अगर हमारे जो मेन कैशियर है उसके पास हम उनको जाएंगे, पेमेंट उससे लेंगे, तो वो अपना मेन काम तो भूल जाएगा, छोटे पेमेंट करने में उसका दिमाग लग जाएगा, और ऐसे में हमारे रोकड़ में जो लेन देन होते हैं उसमें गड़बड़ी होने की आशंका बन जाती है। क्योंकि बार बार जब उसको डिस्टर्ब करेंगे, छोटे पेमेंट लेने के लिए बार बार उसको डिस्टर्ब करेंगे, तो उसका जो तारतम्य काम का वो टूट जाएगा। ऐसी चीज में हम क्या करते हैं कि छोटे मोटे खर्चों भुगतान के लिए
हमारे किसी कर्मचारी को ऑथराइज करते हैं और उसको हम एक 500, 700, 800, 1000 डॉक्यूमेंट देते हैं कि आप वो छोटे मोटे खर्चे करने हैं, वो इसमें से आप करते जाओ और उसका हिसाब किताब रखो, उसके बिल वाउचर रखो और इसके बाद में फिर आप इकट्ठे जब हो जाए तो एक दिन में 2 दिन में जब भी आपके पास वो पैसा खर्च हो जाए जो हम पहले आपको एडवांस दे रहे हैं, उसके बाद में वो सबका हिसाब बना करके और हेड कैशियर जो हमारा मेन कैशियर है उसको आप दे दो, वो अपना उसको खर्चे में लिख देगा और आपको पैसा और उसको दे देगा। जितना पैसा आपने खर्च किया है उतने पैसे की प्रतिपूर्ति आपको वापस से कर देगा। इससे हमको एक 2 सुविधा हो गई कि छोटे मोटे खर्चों के लिए हमें हमारे जो मेन कैशियर है उसके पास नहीं जाना पड़ेगा या उसका काम हमारा क्या होगा डिस्टर्ब नहीं होगा और छोटा मोटा कैसा काम हमारा एक दूसरा कर्मचारी जो सहायक कर्मचारी के रूप में हम काम लेते हैं वो ये काम हमारा करता रहेगा और हमें काम में बड़ी सुगमता रहेगी। अब आती है मूल जर्नल, जो इन सब में कहीं एंट्री नहीं होती है, जो इन भैयों में सब में किसी में एंट्री नहीं होती है, वो फिर जाकर किस में एंट्री होगी, उसको बोलते हैं प्रॉपर जर्नल। जो इनमें कहीं नहीं हो पाएगी एंट्री, ऐसी कोई प्रविष्टि होगी जो इनमें कहीं नहीं होगी, उसके बाद में फिर हम जर्नल में एंट्री करते हैं। जनरली ही अपना हम प्रॉपर जर्नल होती है, जब जर्नल में एंट्री करते हैं उसमें प्रॉपर जर्नल उसको बोलते हैं अपन। तो ये हमारी इस जर्नल का उपवर्जन है, इसको साधारण बही बोलते हैं, साधारण बही बोलते हैं इसको अपन, साधारण बही इसको बोलते हैं अपन साधारण भैया, या इन्हीं को बोलते हैं अपन सहायक भैया, सहायक भैया। सब्सिडरी बुक्स जिसे बोलते हैं अपन, ये सब्सिडरी बुक्स भी है, सहायक भैया भी हैं, क्योंकि ये सब्सिडरी बुक्स जर्नल करने वाले की सहायता के लिए बनाई गई है, सब्सिडरी बुक्स होती हैं। अब हम देखते हैं कैसे कैसे इस पे एंट्री करते हैं। जैसे जिसको रोकड़ का काम देते हैं अपन, उसको खाली काम 2 ही काम देते हैं कि रोकड़ को प्राप्त करना और रोकड़ को पेमेंट करना। उस व्यक्ति के पास में 2 काम रहेंगे, एक रोकड़ को प्राप्त करना, उसको प्रॉपरली काउंट करना और काउंट करने के बाद में उसकी प्रॉपर रसीदें जारी करना, जिससे भुगतान प्राप्त हो रहा है उसको रसीद जारी करना। दूसरा होता है रोकड़ भुगतान करना, जिस व्यक्ति को रोकड़ भुगतान करना होगा उसको वो रोकड़ भुगतान भी करेगा और साथ में उस व्यक्ति से रसीद भी वो प्राप्त करेगा। तो उसके पास 2 काम रहेंगे, रोकड़ को पेमेंट करना और रोकड़ को प्राप्त करना। अब उस जो रोकड़ प्राप्ति और पेमेंट से जो वाउचर उसके बाद में इकट्ठे होंगे उसको वो व्यक्ति कैश बुक में दर्ज करेगा और अपना रोकड़ शेष भी निकालेगा कि आज कितना शेष, पहले उसके पास में कितने रोकड़ उसके पास शुरू में थी, देखे फर्स्ट टाइम में क्या उसके पास रोकड़ थी, कितना दिन भर में पैसा उसको प्राप्त हुआ, दिन में कितना उसने भुगतान किया और अंत में जब अपना व्यवसाय का टाइम और होता है उस उसको कितना शेष है वो सब निकाल के उनको बताएगा। तो ये कैशियर का हमारा क्या होता है, काम होता है। दूसरा जो हमारा व्यक्ति बैठा है जिसको हमने काम दे रखा है वो हमारी परचेज बुक में एंट्री करेगा। जितने भी उधार के माल बेचने के जो बिल कटे हैं, जो सौदे हुए हैं, उस सबको करेगा, उसमें वो क्रय बही में दर्ज करेगा। खरीदने के जो सौदे हुए हैं वो क्रय बही में दर्ज करेगा, बेचने वाला विक्रय बही में दर्ज करेगा, खरीदने वाला क्रय बही में दर्ज करेगा। जितने भी हमको माल प्राप्त हुआ है, उधार में हमने माल परचेज किया है, उसके बिल वाउचर हमारे पास में आएंगे, उन बिल वाउचर को वो दर्ज करेगा और उसमें उसको वो लिखेगा और साथ ही उनसे संबंधित जो लेजर है उसकी भी पोस्टिंग काम वो खुद ही करेगा, उसकी भी पोस्टिंग वो खुद करेगा। ऐसे होता है विक्रय बही, जितने हमने उधार में माल बेचा है, जैसे हमने 100 पार्टियों का उधार में माल बेचा या भेजा तो वो 100 बिल कटे होंगे। जो 100 बिल कटेंगे तो उन 100 बिलों को उसमें लिखना, उस बही में वो दर्ज करेगा और साथ में उन पार्टियों के खाते में वो डेबिट भी करेगा, उसको वो खतौनी भी करेगा। तो ये सब काम हमारा विक्रय बही देखने वाला व्यक्ति करेगा। ऐसे हमारी क्रय वापसी बही होती है, इसको जो भी हमारा बिका हुआ माल ऊपर लौट के आएगा उसको वो दर्ज करेगा, उसको वो एक संबंधित एक डेबिट क्रेडिट नोट बनाएगा, उसको उसमें क्या करेगा, दर्ज करेगा। ऐसे क्रय वापसी बही में जो माल आपने बेचा लौट के आया उसको भी दर्ज करेगा। ऐसे देय पत्र बही में जो भी हमको बीपी हम जो स्वीकार करेंगे उसको उस बही में वो दर्ज करेगा। जो बीआर को प्राप्त होंगे उसको वो दर्ज करेगा, उसको बोलते हैं प्राप्ति पत्र बही। बैंक बुक में बैंक में लेन देन जो भी हमारे हुए हैं, चाहे बैंक वाले जमा कराई अपन ने और चाहे निकाली, चाहे हमने कोई चेक जमा कराए, चाहे हमने कोई चेक जारी किए, सभी जो प्रविष्टियां होंगी वो बैंक बुक में होगी। खुदरा रोकड़ बही में जो खुदरा रोकड़ बही मेंटेन करने वाला जो छोटा सहायक स्टाफ है वो पहले लिखेगा कितना पैसा उसको दिन में सुबह प्राप्त हुआ और दिन भर उसने कितना भुगतान किए, उसके वाउचर और उसकी डिटेल वो अपने बना करके और उसको अपने साइन करके और मेन कैसे वो देगा। ये उसका काम रहेगा, उसको बोलते हैं पेटी कैश बुक।
बाकी बचे हुए जो सौदे हैं जो इन सब में नहीं आए, उनको वो बूथ जनरल लिखने वाला व्यक्ति करेगा, दर्ज करेगा और उसकी जनरल में, उसकी लेजर में पोस्टिंग भी करेगा, खतौनी भी वो करेगा। तो ये सारा काम मतलब ऐसा हो गया कि हमने एक काम को 10 व्यक्तियों में बांट दिया, जिसमें जनरल का काम भी हो गया और हमारा जो खतौनी करने का काम भी हो गया। अब हम देखते हैं कि इनका प्रारूप क्या होता है, किस प्रारूप में ये भैया बनेगी, किस प्रारूप में ये भैया आती हैं, और पहले इनका प्रारूप देखते हैं और फिर एक एक को अपन देखते हैं कि इनमें किस तरह से दर्ज होता है, उसको भी हम समझते हैं और देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारे रोकड़ बही, क्योंकि रोकड़ अपने आप में महत्वपूर्ण चीज होती है, तो रोकड़ बही कैसे बनती है और रोकड़ बही में किस तरह से एंट्री होती है, किस तरह सौदे दर्ज होते हैं, इसको हम देखते हैं। एक बार समझना बहुत जरूरी है कि अगर इनमें एक बार सौदा कोई दर्ज हो गया किसी में भी, तो फिर वो सौदा हमारे जनरल में दर्ज नहीं होगा। मतलब जो जनरल में दर्ज, जो इनमें बुक साहिब हुई में हमारे सौदा दर्ज हो गया, क्योंकि सौदे की एंट्री हमने इनमें से किसी एक पे कर दी, तो उस सौदे की एंट्री हम अपने जनरल में नहीं करेंगे, वो जनरल जो है उसमें हम एंट्री नहीं करेंगे। वो तो एक जगह दर्ज होगा, चाहे तो वो कैश बुक में दर्ज हो, चाहे क्रय में दर्ज हो, चाहे विक्रय में हो, चाहे क्रय वापसी में हो, चाहे विक्रय वापसी में हो, कहीं जगह के एक सौदा एक जगह दर्ज होगा। अगर इनमें से कहीं दर्ज नहीं होगा तो वो सौदा हमारे जनरल में आएगा, बाकी सारे सौदे जो इनमें दर्ज हो जाएंगे वो इनमें दर्ज हो जाएंगे। इस तरह से हम इसको देखते, इस तरह से हम लोग उसको करते हैं। और वो जो फाइलें हैं संबंधित वाउचर्स की फाइलें, वो भी संबंधित व्यक्ति के पास ही रहेगी। जैसे कैश संबंधी वाउचर की फाइल है, कैशियर के पास रहेगी, कैशियर वाला कैश बुक का काम देखेगा, जो क्रय वापसी भैया क्रय भैया काम देखेगा, तो जो भी हमारे उधार में माल परचेज किए हैं वो सारे बिल वाउचर हमारे इस क्रय भैया वाले के पास में रहेंगे। जो परचेज बुक मेंटेन करेगा उसी व्यक्ति के पास हमारे सारे क्रय संबंधी वाउचर होंगे, वो सारा हमारा तो लगाता रहेगा कितना क्रय हमने किया है। ऐसे विक्रय वापसी भई में, विक्रय भई में हम हमारे पास में जितने बिल कटे हैं उन बिलों के प्रतिबंध प्रति उस विक्रय भई को मेंटेन करने वाले व्यक्ति के पास रहेगी, वो सारा उसका मेंटेन करेगा, किस में कितना पैसा हमारा बकाया है, सूची बनाना, सब करना, वो सारा काम वो हमारा विक्रय भई करने वाला व्यक्ति करेगा। ऐसे सारे जितने लोग हैं ये जिनको हम काम बांटेंगे, किसी में काम ज्यादा नहीं हो, कम काम होगा तो हम एक 2 से 3 भी काम दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ बंधन नहीं है कि हम एक ही भई देंगे। इसी भई में काम और कम होते हैं, सौदे कम होते हैं, तो एक व्यक्ति को हम 2-3 भई एक साथ में दे सकते हैं कि भाई आपको 2 भई करनी है, 3 भई करनी है। अकॉर्डिंग टू वर्क हम काम को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और तब जाके हमारा ये काम संपन्न होगा। इस तरह से हमारी जनरल काम संपन्न होगा। अब हम देखते हैं कैश बुक हमारी कैसे बनती है और कैश बुक का प्रारूप क्या होता है, उसको देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं।